नई नवेली बहू शिखा को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आती थी। शायद किसी बात से नाराज है, हर पल ऐसा ही लगता था। उसकी सास सुशीला जी ने उससे कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार शिखा टाल जाती थी। सुशीला जी भी ये सोचती रह जाती कि क्या पता, अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में वक्त भी लगता है, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही और चुप चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही शिखा को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से सुशीला जी ने मना भी नहीं किया। बहू के जाने के बाद सुशीला जी ने बेटे पंकज से कहा, बेटा क्या बात है, बहू चुप चुप ही रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराजगी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, पंकज ने जवाब दिया। शायद मेरी ही गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार उसका मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो वो तुझसे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा, कहकर पंकज अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब पंकज घर आया तो देखा सुशीला जी उदास बैठी हैं। उन्हें यूं उदास देखकर पंकज ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसी उदास क्यों बैठी हो? पंकज के सवाल पर सुशीला जी ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तेरी छुट्टी है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे, अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रही हो? पंकज सुशीला जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं तो अकेली जीव हूँ, तेरे पापा हैं नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी, इसीलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, और वैसे भी शिखा है नहीं, वो क्या सोचेगी, और लोग भी शिखा के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे, कहेंगे कि आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। पंकज हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सुशीला जी चुप हो गईं, पर दूसरे दिन पंकज के पीछे पड़कर उन्होंने कमरे शिफ्ट करवा ही दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो सुशीला जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वो भी यहीं कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर पंकज बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर हॉल में, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम में आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, नए सोफे हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर पंकज एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या? अचानक से पंकज के सवाल को सुनकर सुशीला जी झेप गई, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे शिखा और पंकज के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन पंकज जब घर आया तो शिखा आ चुकी थी। पंकज को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि शिखा का तो कुछ दिन तक आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर पंकज नोटिस करता था कि शिखा और सुशीला जी के बीच में एक अजीब सा तनाव था। दोनों खुलकर बात नहीं करती थीं। कुछ दिनों बाद शिखा दोबारा मायके गई। उस दिन भी पंकज शाम को घर लौटा तो सुशीला जी चुपचाप उदास बैठी थी। पंकज ने फिर इसका कारण पूछा तो सुशीला जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर हॉल से मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुमसे किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही सुशीला जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वो किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या मुझे दिखता नहीं है, तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होगे, बस तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि पंकज कुछ पूछता, सुशीला जी ऐसा कहकर रसोई में पंकज के लिए चाय बनाने चली गई। अब पंकज के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है, जब भी शिखा मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब सी जिद क्यों करती हैं? पहले कमरा और अब पूजा घर। जब शिखा घर पर होती है तब भी माँ और शिखा के बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही हैं। वहीं सोफे पर सुशीला जी का फोन पड़ा हुआ था। पंकज ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को शिखा की मम्मी का फोन आया हुआ था। पंकज को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था।
उसने दोबारा सुशीला जी से पूछा भी, पर वो टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण पंकज को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन पंकज जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि शिखा मायके से आ गई है। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर पंकज पूछे किससे। शिखा से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा है कि वो क्या करना चाहती हैं, इसमें मैं क्या कहूँ। इसके आगे पंकज कुछ भी नहीं कह सका। पर शक का कीड़ा तो उसके दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद शिखा फिर से मायके गई। इस बार सुशीला जी ने पंकज से शिखा के दहेज में आया हुआ टीवी शिखा के कमरे में लगाने को कहा। पर इस बार पंकज बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी शिखा मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो, इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताती क्यों नहीं आप? पंकज को इस तरह चिल्लाते देखकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए और वो लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर न बसे ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी। सुशीला जी की बात सुनकर पंकज हैरान हो गया। फिर बड़ी प्यार से सुशीला जी से बोला, माँ सच सच बताओ, हो क्या रहा है? आखिर बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? पंकज को इस तरह बोलते देखकर सुशीला जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम में कभी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ, पता नहीं कैसे सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। अरे माँ कैसी कैसी बातें कर रही हो, जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है कि मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ने वाला हूँ? ये घर आपका है, जिस दिन भी आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब सुशीला जी को पंकज की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर सुशीला जी ने बोलना शुरू किया। सुशीला जी की बात सुनकर पंकज हैरान हो गया। रोते रोते सुशीला जी ने जो बात कही वो सुनकर पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुशीला जी बोली, याद है बेटा, तुम्हारी शादी के बाद जब शिखा का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद शिखा की माँ का फ़ोन आया था। तब मुझे पता चला कि शिखा ने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखवाकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। उस कमरे में कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब शिखा दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। लेकिन ये भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। शिखा वहाँ पहुँची कि थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि शिखा को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आप तो अभी नई नई सास बनी हो, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। बेटा जब समधन जी ने तुम्हारा नाम लिया तो मुझे लगा तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसीलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज एक सिर्फ टीवी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते सुशीला जी जोर जोर से रोने लगी। पंकज काफ़ी देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वो चुप नहीं हुई तो पंकज उठकर रसोई घर में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया
और सुशीला जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर सुशीला जी थोड़ी शांत होकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलईडी टीवी मेरी बेटी के दहेज में ये सोचकर दिया था कि मेरी बेटी दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे, पर वो लोग तो इसका कोई फायदा ही नहीं उठा पाते। आपने तो एलईडी हॉल में ही लगवा दिया। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते रहते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी अपनी जिंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें या फिर आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आएं। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू नहीं माना। इसमें मेरी क्या गलती? अब तो जब भी समधन जी का फ़ोन आता है या शिखा मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए हो गई, कम से कम तेरी शादी के बाद तो मैं सुकून के कुछ पल जी सकूंगी। पर सच कहूँ तो अब तो मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते सुशीला जी के हाथ कांपने लगे और जीभ लड़खड़ाने लगी। ये देखकर पंकज को अपनी माँ पर तरस तो शिखा और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी है उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पंकज सुशीला जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। बेवजह परेशान होती रहीं आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं। फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गईं। सुशीला जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वो अगर ज्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप बिल्कुल परेशान मत होना माँ, अब इसका फैसला तो मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। पंकज की बात सुनकर सुशीला जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। फिर आजकल तो लोग लड़कियों की ही सुनते हैं। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं है बल्कि वो सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। पंकज की इन बातों से सुशीला जी को काफी हिम्मत तो मिली, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें अभी भी दिखाई दे रही थीं। दूसरे दिन जब सुशीला जी उठी तो देखा पंकज जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुशीला जी चाय बनाकर ले आईं और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे ही थे कि इतने में डोरबेल बजी। सुशीला जी ने ही जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। सुशीला जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, हमें पंकज भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम अपना काम शुरू करें। इतने में खुद पंकज बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में सुशीला जी बोली, पंकज कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है? मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है? माँ, बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता।
तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी सुशीला जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर पंकज उन लड़कों को कुछ समझाकर आ गया और आकर सुशीला जी से बोला, माँ मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर पंकज ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर सुशीला जी बोली, सब ठीक तो होगा ना, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर पंकज बोला, अरे माँ क्यों टेंशन ले रही हो, आर या पार, या तो घर बसेगा या फिर टूटेगा। बस अब आप हिम्मत बनाए रखना, कहकर पंकज अपनी योजना पर अमल करने चल दिया। 2 घंटे बाद पंकज अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। शिखा की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वहीं खुद शिखा और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थी। इतने में उसके ससुर जी बोले, अरे पंकज जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो, पंकज जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। पंकज ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान यहीं रखवाने आया था। पंकज की बात सुनकर सब हैरान से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिरकार शिखा की माँ ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर पंकज मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो शिखा के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं शिखा कभी अपनी माँ को तो कभी पंकज को देख रही थी। आस पड़ोस के लोगों को वहां खड़ा होकर बातें करते देख शिखा की मम्मी बोली, दामाद जी, ये क्या हरकत है, आप भला ये सब सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ ये सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हैं। शिखा के पापा भी बोले, दामाद जी, ये सब क्या है, मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंकज हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए पापा जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में इस दहेज के सामान की कोई जगह नहीं। आखिर जब से ये दहेज का सामान मेरे घर में आया है, मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में शिखा की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? पंकज मुस्कुराकर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती अपनी बेटी को तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत भी हो जाती। उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता और ना ही उसे ये शिकायत करनी पड़ती कि उसकी सासू माँ कौन सा सामान कहाँ रखवा रही हैं। इसीलिए अब ये सामान आप अपने अनुसार अपने घर में जमा लो ताकि आपकी बेटी की सारी शिकायतें खत्म हो जाएं और आपको फिक्र ना हो कि इसे रखना कहाँ है। पंकज की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया सासू माँ को घूरकर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नजरें भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे बहुओं के सामने। इस तरह कभी बेटे बहू के सामने उनकी किरकिरी नहीं हुई थी। उन्हें समझ में आ गया था कि पंकज को सब कुछ पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई हैं। लेकिन इतने में शिखा भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान लेकर यहाँ आ गए और घर के बाहर ट्रक खड़ा करवा दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना।
उसकी बात सुनकर पंकज बोला, अच्छा, बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात की ही नहीं। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से मम्मी जी फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी। यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी भी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था? अब शिखा से भी कुछ कहते ना बना, पर अब घर में सबको शिखा और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, पर एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर ना टूटे, इसीलिए ससुर जी हाथ जोड़कर पंकज से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सा मान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से वापस ले जाइए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर पंकज ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा, तब जाकर मैंने ये कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस पंकज के घर भिजवा दिया और खुद शिखा और अपनी पत्नी को लेकर पंकज के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर सुशीला जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, इसका उनको आश्वासन दिया। साथ ही साथ शिखा को भी समझा दिया कि आइंदा मायके आए तो इज्जत के साथ आए।